Hello and welcome on ZoneTech Online Education. ZoneTech is one of the best coaching institute for preparation engineering exams. So friends, you can connect us on this digital platform or offline batch too. Via taking admission in our offline batch, you can visit our branch office nearby in Jaipur. So friends, in the series of BCTQ, yesterday we had discussed on Rajasthan Polity section, and today we will also discuss on Rajasthan Polity section special multiple choice question. This module totally suitable for both Hindi and English medium student, and my maximum effort to teach you in bilinguistic method Hindi and English. So friend, start first question. Our first question is, in which date 74 Constitution Amendment Act implement across the nation? In which date 74 Constitution Amendment Act इम्प्लीमेंट अक्रॉस नेशन, किस दिन को 74 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था? आपके बाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं इसके अंदर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 2 जून 1994, 1 जून 1993, 6 है 29 अगस्त 1994 और डी है 29 सितंबर 1994। यू हैव 10 सेकेंड, प्लीज चेक आउट द राइट आंसर। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है 1 जून 1993। दिस इज राइट आंसर। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक्चुअली दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेबल टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज like that financial decision making, revenue generation and grassroots democratic setup. Actually this 74 Constitution Amendment has added new part 9th A, part 9th A. Second, article 243 P2, 243 ZZ, शेड्यूल 12th। फॉर हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पे बात की गई है किस दिन को 74 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। आपके यहाँ ऑप्शन है 1 जून 1993। ये जो संविधान संशोधन है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये जो अर्बन लोकल बॉडीज है, इसे कहते हैं हिंदी में स्थानीय नगरीय निकाय, इनको संवैधानिक दर्जा मिलने के लिए, इनको रिकॉग्निशन मिलने के लिए ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। अगर इसकी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं, बैकग्राउंड स्टोरी के अंदर जाते हैं, तो आपको पता ही है राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय 64 एंड 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए गए थे। 64 है वो आज हो गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसे पंचायती राज से संबंधित कहा जाता है, और 74 कॉन्स्टिट्यूशन है वो 64 था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस दिशा में काम किया था 64, और एक है 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये जो 64 है ये तो अमेंडेड हो गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, और ये जो 65 है ये हो गया आपका 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एक्चुअली ये जो संवैधानिक संशोधन लाया गया, ये जो स्थानीय नगरीय निकाय है ना, नगरीय संस्थाएं, इनको संवैधानिक दर्जा मिलने के लिए, इनको संवैधानिक दर्जा मिले उसके लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। क्योंकि बिफोर 1993 ये जितनी भी नगरीय निकाय हैं ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपेंडेंट थी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने पॉलिटिकल विल के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जब चाहे इनकी इलेक्शन कराती, जब चाहे इलेक्शन सस्पेंड करा देती, और जब चाहे इसके अंदर इसको डिसॉल्व कर देती। ये सब चीज़ें टोटली डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। देयरफॉर 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जून 1993। एक तो बात होगी क्या है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैंने आपको समझा दिया डिटेल में। दूसरी बात, अगर यहाँ हम एक आपको याद रखना है, जब भी 74 की बात होगी तो ये अर्बन लोकल बॉडी इसके लिए लाया गया है, और इसके अंदर संविधान के अंदर एक नया पार्ट को ऐड किया है 9th A, और इस 9th A को पार्ट का नाम दिया है म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिकाएं। एक शब्द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ये पार्ट 9A जोड़ा है, इसको नगर पालिका शब्द नाम दिया, जिसको नया पार्ट जोड़ा है नगर पालिका के रूप में। इसके अंदर इट्स कंसिस्ट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल
243P टू 243ZG। आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है आर्टिकल और ये पार्ट 9th A, और इसके अंदर एक शेड्यूल ऐड किए 12th शेड्यूल, 12वीं अनुसूची, हिंदी में आप समझ सकते हैं 12वीं अनुसूची, इसके अंदर नगरीय निकायों के बारे में वर्णन किया है। दूसरा पार्ट 9A जुड़ा हुआ है जिसके अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर है, और जो आर्टिकल है 243P टू 243ZG, ये आपका टोटली 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और इसके अंदर अगर थोड़ा हम डिटेल में बात करें, इसके अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे जो भी संवैधानिक दर्जा है नगरीय निकायों को आज तक नहीं मिला 1993 से पहले, 1992 से पहले, तो इसके लिए जितनी भी ये नगरीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनको यहाँ पे संवैधानिक दर्जा मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इनको मिला। सेकंड थिंग, इसके अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की गई है, 3 टायर सिस्टम है इसके अंदर, कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज है उसके सबसे लोअर सेगमेंट पे होंगी नगर पंचायत, उसके बाद है इसके अंदर नगर परिषद और देन नगर निगम। अब जो नगर पंचायत के बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कहा गया है कि नगर पंचायत में ऐसे टाउन या ऐसे कस्बे सम्मिलित होंगे जो इन ट्रांजिशन पीरियड में हो, संक्रमणकालीन स्थिति में हो, जो बड़ी सिटीज़ की ओर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो यहाँ पे हैं आपके नगर पंचायत के अंदर। नगर पालिका के बाद अगर बात करते हैं नगर परिषद की, तो जहाँ पे 20,000 से 5 लाख की जनसंख्या हो या थोड़े छोटे सिटीज़ हों, और उसके बाद जो नगर निगम है मोर देन 5 लाख पीपल पॉपुलेशन, और वहाँ पे ये है बड़े नगरों के लिए, जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसके लिए नगर निगम लाए गए हैं। यहाँ तक ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, संवैधानिक दर्जे की बात होगी। उसके बाद इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में प्रोविज़न है वार्ड समितियों का गठन, जो वार्ड कमिटीज़ हैं उसके गठन की बात की है। दूसरा 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ यहाँ पे फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे राजस्थान फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसके गठन की बात की गई कि प्रत्येक राज्य के अंदर अलग स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी अमेंडमेंट 73-74 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट की बात की, और आप जानते ही हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसका आर्टिकल है 243K और 243ZA। फर्स्ट 4 पंचायत, सेकंड 4 अर्बन लोकल बॉडीज। इसके तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना की बात की है। साथ ही इसके अंदर चुनाव के अंतर्गत योग्यता का निर्धारण किया है, एक एज 21 ईयर्स की जो एज है उसको भी यहाँ डिफाइन किया है। उसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है, जो ST SC उसके लिए रिजर्वेशन होगा, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होगा। इस तरीके से पूरा टोटल 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको बता दिया है कि बेसिकली 1 जून 1993 में हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, ये जो अधिनियम है ये एक्ट आया था 1992 में, आपको याद रखना है, ये एक्ट आया है 1992 में, पारित हुआ है, जो ये लागू हुआ है वो 1 जून 1993 में। ये तो उस समय पारित हुआ, ये लागू हुआ 1 जून 1993। और यहाँ पे आपको एक डेट और दिख रही है 29 अगस्त 1994, ये राजस्थान के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ। आपको ये ध्यान रखना है, 3 डेट 1992 में ये पारित हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ 1 जून 1993। देयरफॉर ये जो 29 अगस्त 1994 की डेट है वो राजस्थान में इम्प्लीट हुआ। आपको 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मैंने आपको कंप्लीट ये टॉपिक यहाँ पे समझा दिया है कि 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इनेबल्स टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज इन रिस्पेक्ट टू टेकिंग डिसीजन, सेल्फलेस डिसीजन मेकिंग। उसके बाद है इसके अंदर फाइनेंस जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन और इलेक्शन, ये सब चीज़ें 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर हैं। इसके अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था की, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका। उसके बाद यहाँ पे वार्ड समितियों का गठन किया गया, स्टेट फाइनेंस कमीशन की यहाँ गठन की बात है, एस्टेब्लिशमेंट की बात है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात है। इसके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई ST SC और महिलाओं के लिए। और टोटली 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर्ड किया गया, यानी ग्रास रूट की जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी तरीके से फ्रेमवर्क हो, स्ट्रक्चर्ड हो। तो ये बात हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, और यहाँ पे राइट आंसर है 1 जून 1993। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 whom has a power to sanction fine और penalty to subordinate। एक्चुअली आपका ये जो क्वेश्चन है वो गारंटी, लोक सेवा गारंटी एक्ट के थ्रू आया, और ये एक्ट आपके 2011 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। क्वेश्चन हिंदी में ये पूछ रहा है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अपने सबऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं आई थिंक अधीनस्थ पर जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसे अपने सबऑर्डिनेट पे फाइन या पेनल्टी लगाने का प्रावधान है या प्रोविजन है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट अपील ऑफिसर, सेकंड है सेकंड अपील ऑफिसर, सी है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय और डी है नन ऑफ अबव। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट अपील ऑफिसर है इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम
अपील अधिकारी फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रथम अपील अधिकारी। ये है द्वितीय अपील अधिकारी, ये डिपार्टमेंट एम्प्लॉय यानी विभागीय कर्मचारी, किसके पास जुर्माना लगाना या दंड लगाना या फाइन लगाना, पेनल्टी करना, उसका पावर है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा सेकंड अपील ऑफिसर, द्वितीय अपील अधिकारी। एक्चुअली राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ये लाए गए थे। यहाँ पे ये डेट है, आपको याद रखना है, 21 सितंबर 2011 को ये पारित हुआ था। दूसरी बात, ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 नेहरू जयंती के दिन। दो डेट याद रखनी है, 21 सितंबर 2011 और 14 नवंबर 2011। आपको दो डेट याद रखनी है, जिस दिन ये पारित हुआ, जिस दिन लागू हुआ, जिस दिन ये बिल असेंट हुआ और जिस दिन ये इम्प्लीमेंट हुआ। दो डेट आपको याद रखनी है। तीसरी बात, व्हाट इज लोक सेवा गारंटी अधिनियम। यहाँ चीज को समझने से पहले हम समझेंगे कि लोक सेवा क्या है। व्हाट इज लोक सेवा, लोक सेवा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो एक जनरल चीज और एक कॉमन सेंस की बात है कि जब भी जो सिटीजन ऑफ स्टेट हैं, जो भी राज्य के नागरिक हैं, उनको कुछ न कुछ सुविधा होती है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या वाटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, राशन कार्ड बनवाना है, उसके बाद बहुत सी जो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी उसके अंदर इनबिल्ट इन थ्रू होना है, गो थ्रू होना है, उसके लिए जो हम लोक सेवा लेते हैं गवर्नमेंट से, इस एक्ट का प्रोविज़न है कि जो लोक सेवा मिल रही है आपको मिले, और मिलने के साथ एक कंडीशन ये है कि टाइमली डिस्ट्रीब्यूट हो, आपको समयबद्ध तरीके से वितरण की सुविधा उपलब्ध हो। तो इसलिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 से राजस्थान में लागू किया कि यहाँ नागरिकों को समयबद्ध जो लोक सेवाएं हैं उसके वितरण की सुनिश्चितता मिले। इसके लाने के पीछे दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था कि जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको डाउन करना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। ये इसका मेजर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। जो भी करप्शन चलता है, जैसे आप कोई भी आज आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, कोई भी फैसिलिटी लेने के लिए आपको ऊपर से कुछ मिठाई का शुल्क देना पड़ता है, ये मिठाई का शुल्क आपको देना नहीं पड़े। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाए गए। आपको दो डेट याद रखनी है और साथ में इसका प्रोविजन याद रखना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। इसके अंदर 18 तो विभाग हैं, जो राजस्थान के 18 विभाग हैं, 53 और 153। आपको तीन डेटा याद रखने, 1853 और 153। 153 यहाँ पे सेवाएं हैं, 153 यहाँ पे सेवाएं, आपको ये याद रखना है, 1853 और 153। और ये 53 क्या है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 53 यहाँ पे क्या है। 1853 153, 1853 153, 53 आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपके लिए एक्टिवली आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ, और आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तब तक आप इन चीज़ों तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट में छोड़ रहा हूँ, आपको ये बतानी है, और यहाँ मैं कुछ चीज़ें गलत भी लिखूँगा थोड़ा बहुत आपके अलर्टनेस के लिए। आपको वहाँ पर रेक्टिफाई करना है कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। ये आपकी अलर्टनेस और आपकी पार्टिसिपेशन के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर बीच में आपको कुछ डेटा आपको डिस्टर्ब लगे तो आपको ऐसा समझना नहीं है कि गलत पड़ा है, ये आपके लिए आपको यहाँ पे करेक्ट करना है, आपको अपने खुद से समझना है, सोचना है, और आपकी मैं जानना चाहता हूँ आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो यहाँ पे 1853 153 आपको याद रखना है, 18 53 और 153। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 21 सितंबर 2011 और 14 नवंबर 2011, इस दिन को पारित, इस दिन को लागू। 18 53 और 153, 153 सेवाएं इसके अंदर दी गई हैं। दूसरी बात क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, डिपार्टमेंट कर्मचारी क्या है। इसके लिए हम एक समझेंगे स्लाइड के थ्रू। जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है या आप कोई सुविधा लेना चाहते हैं, जैसे आपकी सैलरी कट रही है, सैलरी के अंदर प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका जो भी सैलरी है वो उसके अंदर जो भी इसका शेयर है उसके अंदर आपके सबमिट हो रहा है, पर आप देख रहे हैं कि आपकी सैलरी से अमाउंट कट डिडक्ट भी हो रहा है और वहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो सपोज़ आप गए किसी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में राजस्थान के, जैसे ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है राजस्थान का, आप वहाँ पे गए और वहाँ से पे बात की आपने कि यहाँ पे मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, पेमेंट से सैलरी का जो शेयर है उसके अंदर वो डिडक्ट हो रहा है, पर मेरा कहीं इस प्रोविडेंट फंड के अंदर डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब वहाँ के जो कर्मचारी वो आपसे कहेंगे ठीक है सर हम देखते हैं, विदिन 3 days 4 days वी विल कॉन्टैक्ट यू। अब वहाँ पे ये कॉन्टैक्ट भी नहीं होता है, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कहने का मतलब आपके इंतज़ार की इंतहा होगी। अब उसमें क्या होगा कि आप परेशान हो जाएंगे, वापस इस
ऑफिस में जाएंगे और आप कहेंगे उनसे कि क्या हुआ मेरी क्वेरीज का, कि यहाँ अभी तक मेरे को कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है इस चीज़ का। अब इन लोगों ने और इसको डिले कर दिया और आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया और 30 डेज़ के समथिंग ये बात हो गई। आपने जो 1 मार्च को ये बात की, अब 30 मार्च हो गया, तब तक भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिली और आपका जो लॉसेज है वो लॉस होता जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस डिपार्टमेंट के ऑफिस को छोड़कर, इस कर्मचारी को छोड़कर आप जाएंगे फर्स्ट अपील ऑफिसर, इसके पास जाएंगे प्रथम अपील अधिकारी और इनके पास कहेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरे जो डिपॉजिट है इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो रहा है, मेरे को लॉसेज हो रहे हैं, मैं पहले भी इस डिपार्टमेंट के पास गया था, ये प्रॉब्लम आई थी, ये मेरे यहाँ से सॉर्ट आउट नहीं हुई है, तो अब मुझे क्या करना है। अब फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास क्या एक पावर होता है कि ये कहने का मतलब इसको वापस यहाँ पे भेजेगा, कि इसको पूछेगा, इंक्वायर करेगा ये मैटर क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो इसका बेसिक चीज़ है वो वापस इसको सेंड करेगा प्रॉब्लम कि ये जो है इसको आप सही करो। अब 30 दिन के बाद इनके पास, आप 30 दिन के अंदर पहुंच गए, अब 30 दिन के अंदर बाय देव आप सपोज करो आपके पास जो 30 डेज का टाइम है कि आप फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास जाएं, बाय देव आप इससे मिस कर गए, 30 डेज की जगह आपके पास हो गए 33 डेज, तो उसके बाद भी गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर प्रोविजन रखा है कि 30 डेज के प्लस होने के बाद भी फर्स्ट अपील ऑफिसर आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको डिनाइड नहीं कर सकता। बट इसके अंदर सब प्रोविज़न ये भी है, अगर ये फर्स्ट अपील ऑफिसर ये सेटिस्फाइड हो जाए कि ये वाकई वैलिड रीज़न है, इसलिए 30 डेज़ के बाद ये आ रहे हैं। वैलिड रीज़न कैसे हो सकता है, जैसे आप आना चाह रहे हैं पर आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई डेथ एक्सपायरी इस टाइप से हो गया, एक्सपायर हो गया, तो ये कुछ वैलिड रीज़न है जिसके आप 30 डेज़ के प्लस होने के बाद भी फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास जा सकते हैं। सेकंड, अब ये फर्स्ट ऑफिसर के पास आप 30 दिन में गए, इन्होंने कहा ठीक है मैं इस मैटर को दिखवाता हूँ और आपको वापस इसके बारे में मेल आएगा, इन्फॉर्मेशन आएगी या जो भी टेक्स्ट होगा कुछ भी आपके पास आ जाएगा। अब आपने इंतज़ार किया, चलो 30 दिन के अंदर ये चीज़ें सही हो जाएंगी, फिर देश आगे बढ़ते गए, आपकी कोई प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं हुआ और उसके बाद आप क्या करोगे, आप थक के फिर जाओगे सेकेंड अपील ऑफिसर, द्वितीय अपील अधिकारी। अब द्वितीय अपील अधिकारी के पास जाओगे, इसके लिए आपको टाइम मिला है 60 डेज। 60 डेज के अंदर आपको जाना है सेकंड अपीलेट ऑफिसर। अब सेकंड अपील ऑफिसर से रिलेटेड आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा किसके पास पेनल्टी लगाने की। यहाँ जैसे क्वेश्चन है हुम हैज़ पावर टू पुट इन इंक्वायरी एंड पेनल्टी अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आपको यह ध्यान रखना है किसके पास पेनल्टी लगाने का या दंड लगाने का अधिकार है, तो ये आपके सीधा क्वेश्चन का आंसर है सेकंड अपील ऑफिसर। अब ये किस तरीके से पेनल्टी लगाएंगे, इनके पेनल्टी लगाने का तरीका रहेगा, अगर जो फर्स्ट अपील ऑफिसर है या डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन्होंने इंटेंशनली आपको डिले सर्विस की है, इंटेंशनली अगर वो चाहते थे इसको कर सकते थे और इन्होंने इसके अंदर कोई भी लापरवाही को इसके अंदर रखा है, तो इनके पास 500 रुपये से लेकर 500 to 5000 तक का इसके अंदर वो फाइन लगा सकते हैं। अगर बाय द वे इन्होंने डिले किया, ये सर्विस तो आपको प्रोवाइड करते हैं पर ये सीरियस नहीं है, उन लोगों ने डिले किया आपको सॉल्यूशन देने के लिए, तो 250 रुपीज़ पर डे ये इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये चीज़ हो गई। अब आप इवन सपोज करो कि अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिपार्टमेंट के पास जाके, फर्स्ट अपील ऑफिसर के पास जाके और सेकंड अपील ऑफिसर, इन तीनों के पास भी जाके ये सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर एक कमेटी रिकमेंडेड करके और इंक्वायर कर सकती है कि एक्चुअली ये जो प्रतिवादी या जो पीड़ित हैं, एप्लीकेंट है, इनकी प्रॉब्लम सॉर्ट क्यों नहीं हुई। अब उस दौरान क्या होगा कि जो भी आपको जो कंपेंसेशन मिलेगा वो जो फर्स्ट अपील ऑफिसर और ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी पेमेंट से मिलेगा। वो जो आपको क्षतिपूर्ति, हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति, ये क्षतिपूर्ति या कंपेंसेशन है, ये आपको वहाँ की पेमेंट से, उनके पेमेंट से पैसा कट के आपके तक आएगा। तो ये पूरा आपको मैंने बता दिया व्हाट इज़ राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, ये पारित कब हुआ 21 सितंबर 2011, ये उसके बाद इम्प्लीमेंट कब हुआ 14 नवंबर 2011, इसके अंदर एक 3 डिजिट याद रखना 18 1853 153, ये आपको याद रखना। विभाग सेवाएं और विभाग हैं और सेवाएं हैं, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, किसको दंड लगाने या जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है। सॉरी, राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट, हुम हैज़ पावर टू सैंक्शन फाइन और पेनल्टी इन सबऑर्डिनेट, तो सीधा आपका आंसर है सेकेंड अपीलेट ऑफिसर। आप मुझे इसके अंदर पूछ सकते हैं आपको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आपको आई है। आपके पास 10 सेकेंड है।
मेरे हिसाब से आपको सब कुछ ये समझ में आई होंगी। आपको 2 डेट याद रखनी है और ये 153 याद नहीं रहे तो भी 153 आपको ज़रूर याद रखना है। इस सर्विस के लिए यहाँ पे लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द राइट प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011। वापिस इसी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ आई है वापिस कि यहाँ पे आपको राइट प्रोविज़न सेलेक्ट करना है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम। मैंने आपको बताया था 1853 153, इससे रिलेटेड ये चीज़ें आई हैं। यहाँ पे पूछा गया है क्या इसके अंदर सब्जेक्ट हैं और क्या सर्विसेज हैं। एक्चुअली जब आप सब्जेक्ट और सर्विसेज की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट और व्हाट इज़ सर्विसेज। सब्जेक्ट की बात करें या विषय की बात करें, हिंदी में कहा जाता है विषय, और ये इसको कहते हैं हिंदी में सेवाएं। तो जब आप विषय और सेवाएं की बात करें तो यहाँ पे विषय सेवा के अंतर्गत ये रखा गया है कि जैसे आप कोई भी सर्विस गवर्नमेंट से ले रहे हैं, जो भी लोक सेवाएं, जो लोक सेवा पब्लिक सर्विस के अंदर जो चीज़ आपको मिल रही है, जैसे आप कोई राशन कार्ड बनवाना, वोटर आईडी या उसके बाद पैन कार्ड, वॉटेवर, जो भी पासपोर्ट वगैरह, जो भी आप गवर्नमेंट से सर्विस ले रहे हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी का लेना है, वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो भी आप सर्विस गवर्नमेंट से ले रहे हैं उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके डिपार्टमेंट के अलग अलग उस सब्जेक्ट हैं, वो सब्जेक्ट आ जाते हैं। और सर्विसेज जो आप सर्विसेज ले रहे हैं उन डिपार्टमेंट के थ्रू, वो अलग से एक तरीके से प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसके अंदर राइटली मैनर में उसको रिटर्न किया गया है कि ये चीज़ें हैं, ये विभाग हैं और ये सेवाएं हैं और ये जनता को हमको टाइम बाउंड इनको प्रोवाइड करनी है। तो वही आंसर है, वही पूछ रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट और कितनी सेवाएं। तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर है 53 सब्जेक्ट्स एंड 153 सर्विसेज। दिस इज राइट आंसर, 153 सब्जेक्ट एंड 153 सर्विसेज। बहुत से स्टूडेंटों को कुछ चीज़ें यहाँ समझ में नहीं आ रही होंगी इंग्लिश हिंदी, तो आप ट्राई कीजिए इंग्लिश में पढ़ने का, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आप हिंदी में चलेंगे बहुत कन्फ्यूज़न होगा, और मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी मैसेज और यही आ रहा है कि आप सर हिंदी में ट्राई कीजिए। मैं काफ़ी प्योरली हिंदी में चल रहा हूँ। आपको जो भी इंग्लिश मीडियम वाले को स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने मेंशन कर रखा है, उसमें आप इंग्लिश मीडियम से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो आप यू कैन टेल मी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है ये। There shall be council of minister with the chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his function, how it was mentioned in constitution. Actually this question refers to constitution provision, जो constitution में provision है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और हिंदी के अंदर इसमें कहा गया है राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी। यह किस प्रकार से संविधान के अंदर वर्णित है। यानी ये डायरेक्टली आपसे आर्टिकल पूछ रहा है कि ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो आपके पास है यहाँ पे आर्टिकल के साथ पार्ट भी पूछ रहे हैं। एक्चुअली जब हमारा संविधान बना था 395, इसके अंदर आर्टिकल थे, उसके बाद इसके अंदर 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थी। अब उसी संदर्भ में पूछ रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको पूछा जा रहा है कि कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल हैं। तो आपके पास ऑप्शन है पार्ट 5 आर्टिकल 164, पार्ट 6 आर्टिकल 163, पार्ट 5 आर्टिकल 162 या नन ऑफ अबव। यहाँ पे एक जगह पार्ट और एक्ट का कॉम्बिनेशन है, आपको उसके अंदर चूज करना है राइट आंसर क्या है। आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के अंदर आप देखिए, 10 सेकेंड्स के अंदर आप इसका क्या जवाब दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 6 आर्टिकल 163। दिस इज राइट आंसर। This particular part in Article 163 says there shall be a council of minister with the chief minister at the head to aid and advise the governor in the exercise of his function,
ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है, यानी आर्टिकल 163 के अंदर कहा गया है कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। ये यहाँ पे मुख्यमंत्री के प्रोविज़न की बात की गई है आर्टिकल 163, और ये पार्ट है, जो भाग है वो है 6 नंबर। आपको पॉलिटी से अंदर कुछ आपको इम्पोर्टेंट है वो आपको आर्टिकल याद रखना है। जैसे हम बात कर रहे हैं गवर्नर की, अगर आप गवर्नर की बात कर रहे हैं तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 153 से 162। ये एक सीरीज़ है कि आर्टिकल 153 कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, और यहाँ पे ये भी बात की गई है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत एक पर्सन है या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 153 में कहा गया है। 154 में कहा गया है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो गवर्नर के अंदर, राज्यपाल के अंदर निहित होगी। 155 में कहा गया है आर्टिकल की इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट किससे होगा, गवर्नर से होगा। 156 में कहा गया है इनकी टेन्योर की बात की गई है। टेन्योर की बात है उसके अंदर कहा गया है कि ये आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के तहत रहेंगे। फिर उनकी योग्यता निर्योग्यता है, उसके बाद 159 के अंदर इनकी शपथ आएगी, इनको शपथ कौन दिलाएगा, ये सब चीज़ें गवर्नर से। और गवर्नर से रिलेटेड आप इनकी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के साथ इनकी जो ओथ है इसके रिलेटेड आप आर्टिकल ये याद रखेंगे। दूसरी बात, इनके ऑर्डिनेंस जारी करने का, इनके अध्यादेश जाने का आर्टिकल 213 है, 213, इसको याद रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल है 200, जिसके अंतर्गत ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे जो भी राष्ट्रपति के लिए कोई विषय है उसको आरक्षित कर सकते हैं, 200। दूसरा गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल एक 163 आपको याद रखना है, जिसके अकॉर्डिंग इनको स्पेशल पावर, यानी इसको डिस्क्रिशन पावर करते हैं, या विवेकाधिकार या विवेकाधीन या स्वविवेकाधिकार शक्ति, ये इनको 163 के तहत प्राप्त है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्टिकल 174, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि राज्यपाल को ये पावर है कि वो विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट गवर्नर के जो आर्टिकल हैं जो मेनली एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे आर्टिकल 155 2 बार रिपीट हो गया, ऐसे आपको आर्टिकल जो गवर्नर से रिलेटेड है उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Question number 5. The chairperson and the members of State Human Rights Commission are appointed by the governor on the recommendation of committee consisting of select incorrect one. यहाँ पे बात की गई है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सिफारिश की गई समिति के थ्रू होती है, और उस समिति के अंदर इनमें से कौन नहीं होते हैं, ये प्रश्न की डिमांड है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ये प्रश्न की बेसिक थीम है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है द चीफ मिनिस्टर ऑफ इट्स स्टेट हेड, राज्य के मुख्यमंत्री, द स्टेट होम मिनिस्टर, राज्य के गृह मंत्री, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता हैं वो, या रिटायर्ड जस्टिस ऑफ स्टेट, या आपके रिटायर्ड न्यायाधीश हो स्टेट के, उनमें से कौन नहीं होता है इसके अंदर, ये पूछा गया है। एक्चुअली कोई भी कमीशन बनता है, जैसे आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है या NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके बाद आपका वुमेन एम्पावरमेंट वाली जो चीज़ें, वुमेन महिला आयोग है, वुमेन कमीशन है, या कोई भी कमीशन है, उसके अंदर कभी भी कमीशन बनता है तो एक कमेटी होती है मैक्सिमम कमीशंस के अंदर, उस कमेटी या समिति की रिकमेंडेशन पे उनका नाम सजेस्ट होता है। एक्चुअली ये थोड़े बहुत नाम प्री डिसाइडेड ही रहते हैं, पर इसको थोड़ा सा वैलिडेट करके, क्योंकि विपक्ष के अंदर के जो नेता है उनकी भी इनके अंदर सहमति ली जाती है, और इस तरीके से कोई भी प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो इनको रेकमेंड करता है कमेटी को, और एक कमेटी उसको फिर फाइनलाइज करती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी RHRC हैं, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स हैं और जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति करने के समय जो कमेटी गठित की जाती है, उस कमेटी के अंदर कौन से इसके अंदर नहीं है। हम पहले देखते हैं कौन से होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर एज इट सेड, बिल्कुल सही है कि ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता इसके अंदर रहती है। सेकंड है द स्टेट होम मिनिस्टर, ये भी राइट आंसर है कि राज्य के गृह मंत्री भी इसके अंदर समिति के अंदर होंगे। तीसरी बात है द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, ये भी सही बात है। और यहाँ बात की है रिटायर्ड जस्टिस ऑफ स्टेट, ये इसके अंदर नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है रिटायर्ड जस्टिस ऑफ स्टेट। आपको याद रखना है, एक तो राज्य के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री भी रहेंगे,
और यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन RHRC। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन कि ये राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन कैसे आया। तो आपने पहले पढ़ाई है और मैंने आपको बताया है पहले ही कि सबसे पहले संसद के अंदर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित हुआ था। उसके बाद इसके अंदर एक प्रोविज़न किया गया कि सेंट्रल के अंदर NHRC बनेगी और स्टेट के अंदर RHRC बनेगी। यानी कहने का मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके अंदर एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2000 के अंदर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे एक्टिवली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था, प्रभावी रूप से यहाँ पे इसका क्रियान्वयन हो गया था। और जो फर्स्ट हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था उसमें 1+4 की सुविधा थी, यानी एक अध्यक्ष और 4 मेंबर। उसके बाद इसको 2006 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया और 1+4 को जगह इनको 1+2 कहा गया। वन मतलब जो इसके अध्यक्ष होंगे और 2 मेंबर होंगे। और अभी रिसेंटली 2019 के अंदर इसके अंदर और अमेंडमेंट किया गया है। जो 1+2 है वो तो मैंडेटरी है ही, उसके साथ एक महिला सदस्य को जोड़ा गया है। ऐसी महिला सदस्य जिसको ह्यूमन राइट्स के विषय के अंदर या इस क्षेत्र के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस हो, जो एक्टिविस्ट रही हो, तो उसको भी लेडीज़ को या फीमेल मेंबर को इसके अंदर ऐड किया गया है। बेसिकली इसका काम क्या रहेगा ह्यूमन राइट्स का काम रहता है कि जो भी आपको जन्म से जो अधिकार मिलते हैं, जो न्यायालय के अंदर वाद योग्य हो, यानी जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जीने का अधिकार है, आपको गरिमामय तरीके से बिल्कुल आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप जी सकते हैं, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए जो भी आपके साथ कोई भी वायलेशन होता है आपके राइट्स में, तो अब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन आता है। एक्चुअली ये क्या है, सांविधिक या वैधानिक है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्टैट्यूटरी बॉडी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि जहाँ पे पार्लियामेंट के एक्ट से जो कमीशन बनता है वो होते हैं स्टैट्यूटरी या सांविधिक, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन एंड डिराइव्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में वर्णित और संविधान से शक्तियाँ लेते हैं, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो एक तरीके से स्टेट ह्यूमन राइट्स आपकी सांविधिक संस्था है। दूसरी बात, आपकी ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा कोई पेंडिंग मामला हो जो कोर्ट में, उसको वो मंगवा सकते हैं। उसके बाद जिला प्रकोष्ठ आपके बन सकते हैं मानवाधिकार के, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनता है। उसके बाद जेलों का निरीक्षण है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करती है, तो उसके लिए यहाँ पे इस वायलेशन को दूर करने के लिए स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का निर्माण किया गया है। दूसरी बात आपको याद रखना है, प्रेजेंटली इसके अंदर कौन से इनके चेयरपर्सन हैं। तो प्रेजेंटली इसके अंदर हैं गोपाल कृष्ण व्यास जी के व्यास हैं, वो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और प्रथम आपके रहे कांता भटनागर। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल फर्स्ट है, आर्टिकल 157 लेस डाउन 2 क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यताएं निर्धारित करता है, 2 क्वालिफिकेशन। सेकंड है, द गवर्नर शुड बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। थर्ड है, गवर्नर शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 40 ईयर्स बिफोर द अपॉइंटमेंट। राज्यपाल को नियुक्ति से पहले 40 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। एक्चुअली ये गवर्नर की जो क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 156 में मेंशन है, उसके बारे में पूछा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसमें से इसमें कौन सी वो नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो विच आर स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। इसमें से जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको चूज करना है। यू हैव 10 सेकेंड, चेक इट आउट। सो हम इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। आपको यहाँ सीधी बात एक समझ में आ रही होगी, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट नहीं है। ये द गवर्नर शुड बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है कि गवर्नर एक तरीके से न्यूट्रल होता है, सेंट्रल से अपॉइंटमेंट होता है, और ये राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट के प्लेजर से यहाँ पे काम करते हैं जितने समय तक वो यहाँ इनको अपॉइंट करते हैं। इसलिए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल मेंशन नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। दूसरा है, राज्यपाल को नियुक्ति से पहले 40 वर्ष की आयु पूर्ण करनी है, और यहाँ पे लिखा गया है आर्टिकल 157 राज्यपाल के पद के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो ये तो बात सही है। यहाँ पे ये
क्वेश्चन का जो फॉर्मेट ऑप्शन है 1 वो तो राइट है, और यहाँ पे ओनली और ओनली ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि यहाँ पे 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स नहीं है, 35 ईयर्स है कि राज्यपाल के लिए वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, वो 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हो, और वो किसी भी राज्य का विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो राज्य का विधानमंडल का सदस्य होगा तो न्यूट्रलिटी रहेगी नहीं, निष्पक्षता रहेगी नहीं। कभी आपसे एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि राज्यपाल का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन क्यों नहीं होता है, वो नॉमिनेट या इलेक्टेड क्यों नहीं होता, यानी इलेक्टेड क्यों नहीं होते, नॉमिनेट क्यों होते, प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट क्यों करता है? आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो गया 1, ये आपका राइट है, आर्टिकल में 157 जिसके अंदर योग्यता की बात की गई है। दूसरी बात, राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, रॉन्ग है, और ये तीसरा ये भी रॉन्ग है, गवर्नर की नियुक्ति से पहले 40 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पे 35 ईयर्स का प्रोविजन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वाइल अपॉइंटिंग अ लोकायुक्त द गवर्नर इन मोस्ट ऑफ द स्टेट कंसल्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों के राज्यपाल परामर्श करते हैं। यहाँ पे बात होगी लोकायुक्त की, एक्चुअली ये लोकायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसमें ये बात की जा रही है कि जब लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है उस समय अधिकांश राज्यों के राज्यपाल किससे परामर्श करते हैं, किससे एक तरीके से एडवाइस लेते हैं, ये यहाँ पे इस बात की गई है। फर्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और फोर्थ है चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट। एक तो राष्ट्रपति से वो एडवाइस लेते हैं, या अध्यक्ष विधानसभा से लेते हैं, नेता प्रतिपक्ष से लेते हैं, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश से लेते हैं। आपको राइट आंसर इसमें चूज करना है। आपके पास 10 सेकेंड है, बताएं राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ऑप्शंस को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप लोकायुक्त से बात कर रहे हैं तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो क्या कनेक्शन है, क्योंकि लोकायुक्त तो होते हैं स्टेट से और लोकपाल होते हैं आपके सेंटर से। अब यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। ये तो बात सही है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पे आप एडवाइस लोगे, क्योंकि जो भी लोकायुक्त बनता है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ही होते हैं। तो यहाँ पे ये तो डी तो सही है। तो आप देखिए इसके अंदर एक करेक्ट आंसर्स की बात की गई है, तो एक तो डी तो इसके अंदर आ रहा है, डी इसमें आ रहा है। दूसरी बात है लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ इन लेजिस्लेटिव असेंबली, नेता प्रतिपक्ष, तो ये भी सही है, सी भी इसके अंदर सही है। दूसरी बात है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, अध्यक्ष विधानसभा, ये बात सही नहीं है, तो ये बी इसके अंदर है नहीं। तो बी इसके अंदर है नहीं, तो सी और डी। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी एंड डी। या तो लोकायुक्त की नियुक्ति समय जो अध्यक्ष हो, एलओपी हो, लीडर ऑफ अपोजिशन हो, इससे परामर्श लेंगे, या उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। और लोकायुक्त के बारे में मैंने प्रीवियसली बताया, लोकायुक्त एक एंटी करप्शन बॉडी है, इसको स्वीडन से लिया गया है। स्वीडन में है ओम्बड्समैन, इस ओम्बड्समैन से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, और दूसरे जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्होंने भी इसको अपनाया है। जैसे इसको रशिया में प्रोसिक्यूटर कहा गया है, डेनमार्क ब्रिटेन में इसको कमिश्नर कहा गया है, इस तरह से केरल में इसको पब्लिक मैन कहा गया है। इस तरीके से सबने अलग अलग नाम दिए, और राजस्थान के अंदर इसको लोकायुक्त कहा गया है, और केंद्र के अकॉर्डिंग, भारत के केंद्र के अकॉर्डिंग इसको लोकपाल कहा गया है। और अन्ना हजारे के मूवमेंट के साथ ये स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे स्थापना हुई लोकायुक्त और लोकपाल की। दूसरी बात, ये जो ओम्बड्समैन है इसका मीनिंग होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जनता के प्रतिनिधि, यानी ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो करप्शन हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, या कोई सिविल सर्वेंट है, सिविल ऑफिसर है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसके लिए ये इसको बताते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, और उस मामले को, इसको कहने का मतलब इन लाइट लाते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसको रोकनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरफेयर करती है, और जो भी पर्टिकुलर ऐसा इसके अंदर गिल्टी फाउंड होता है उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल केसेस चलता है। इस तरीके से लोकायुक्त है। लोकायुक्त के बारे में आप जानते हैं, फर्स्ट लोकायुक्त राजस्थान के रहे ID दुआ। और भी रिसेंटली लोकायुक्त कौन है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, कि रिसेंटली अभी कौन से जस्टिस को लोकायुक्त बनाया गया है।
सेकंड चीज़, अब हम बात करते हैं इन लोकायुक्त का काम क्या है। इन लोकायुक्त का काम है एक तरीके से विजिलेंस करना कि कहाँ पे करप्शन हो रहा है, कहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, उसको लाइट में लाना। नंबर 3 बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं इनके स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन। स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन का मतलब इनका जो कार्य करने का क्षेत्र का है, कहाँ पे इनको पावर है कि वहाँ पे वो सुपरविजन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कहाँ पे इनको पावर नहीं है, इनका स्कोप नहीं है एग्जीक्यूट करने का। वो चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन, कार्य क्षेत्र कहाँ होंगे जहाँ पे लोकायुक्त काम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं लोकायुक्त कोई भी जिला प्रमुख है, उसके बाद सदस्य हैं, उसके ऊपर उनका पावर रहता है, उनके कार्यों को देख सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी मंत्री हैं उनके अंदर उनको देख सकते हैं, सिविल सर्वेंट है वहाँ पे उनका कार्य क्षेत्र है, उनको इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी राजकीय कंपनियां हैं, जो राजकीय बीज निगम जैसे उनके अध्यक्ष हैं उनको देख सकते हैं। और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर इनका कोई पावर नहीं रहेगा, ये सुपरविजन कंट्रोल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भारत के किसी भी कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं या कोर्ट के सदस्य हैं उसके ऊपर इनका कोई पावर नहीं रहेगा। तीसरा सीएम के ऊपर, उसके बाद महालेखाकार, उसके बाद आप बात कर सकते हैं आरपीएससी, राजस्थान इलेक्शन कमीशन। ये जो चीज़ें इनसे इनकी लिमिट से बाहर की हैं, यहाँ पे ये सुपरविजन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट अभी एक रिजोल्यूशन लाया जा रहा है और अभी ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा है कि इसके अंदर मुख्यमंत्री के साथ जो विधायक हैं और दूसरी बात जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको इसके अंदर इनके लिमिट के अंदर, इनकी सीमा के अंदर, दायरे के अंदर लाया जा रहा है। तो एक तरीके से लोकायुक्त मैंने आपको यहाँ पूरा ही पढ़ा दिया है। तो आपने राइट आंसर देख लिया सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विथ रेफरेंस ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यपाल के विवेकाधिकार शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ विवेकाधिकार शक्ति की बात की जा रही है, आर्टिकल 163। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं थोड़ा विवेकाधिकार के बारे में बताता हूँ कि अगर राज्यपाल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर है या हिंदी में कहें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं राष्ट्रपति को आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। नंबर 1 विवेकाधीन शक्ति या डिस्क्रिप्शन पावर में यह है। सेकंड आर्टिकल 200 उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए कोई भी विषय आरक्षित या रिजर्व कर सकता है। थर्ड बात कही गई है, जब गवर्नमेंट बनती है, इलेक्शन होता है, कोई भी दल को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो मुख्यमंत्री बनाने में भी इनकी भूमिका है। ये क्या करते हैं, सबसे सर्वोच्च दल के जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और एक टाइमलाइन दी जाती है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इलेक्टेड या अपना मेजोरिटी या विश्वास मत को पेश करना है। उसके बाद अगर देखें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उसके अंदर राज्यपाल को विशेष पावर दिए गए वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको राज्यपाल के विवेकाधिकार या विवेकाधीन शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन की ओर आते हैं, अपन देखते हैं इसके अंदर कौन से विवेकाधीन शक्ति हैं। आपको याद करना है, करेक्ट आंसर इसको आप में क्लिक करना है। तो फर्स्ट है, इफ नो पार्टी गेट्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी द गवर्नर कैन यूज हिज और हर डिस्क्रिशन इन द सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। पहला ऑप्शन कहता है अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो राज्य के पास विवेकाधिकार शक्ति है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाए, किसको विश्वास मत के लिए आगे ऑर्डर पास करे। तो ये आंसर तो आपका बिल्कुल सही है, ये विवेकाधिकार शक्ति डिस्क्रिशन पावर में गवर्नर के है। सेकंड बात करते हैं, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ही शी कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर इमरजेंसी लगती है, आपातकाल लगता है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसको ओवरराइड या उससे उनको नहीं मानना, एक तरीके से उसके लिए वो कहने का मतलब उनके पास वो शक्ति है। तो ये भी सही है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ही और शी कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड है, he or she use his or her direction in submitting report to the president regarding affairs to state। ये प्रेसिडेंट के पास कोई भी स्टेट की जो प्रॉब्लम्स है उससे रिगार्डिंग ये कोई भी रिपोर्ट है उनको पेश कर सकते हैं। फोर्थ है, he or she can withhold his her assent to bill and send it to president for his her approval। वो राष्ट्रपति के लिए कोई भी विषय है या बिल है उसको आरक्षित कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, तो किसके अंदर 1 to 4 है आप देखिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन 3 गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 to 4 इज राइट आंसर। If no party gets an absolute majority, the governor can use his or her discretion in the selection of chief minister. Second, during an emergency, he or she can override the advice of council of minister. और third है, he or she can withhold his or her assent to a bill and send it to president for his or approval। ये तीन चीज़ें इसके अंदर राइट है, एक चीज़ गलत है जिसको मेंशन कर दिया है ऑप्शन ए 1, 2 and 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। थोड़ा सा स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर देखते हैं अपन। जब आर्टिकल 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो राज्यों के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था करने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA दो आर्टिकल है, उसके तहत पंचायती राज और नगरीय स्थानीय संस्थाएं, पंचायती और अर्बन लोकल बॉडीज, इसके लिए इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक तरीके से ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इसके लिए राजस्थान इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे स्थापना होती है। और हमारा जो राजस्थान इलेक्शन कमीशन है वो एक तरीके से यूनिलैटरल सदस्य, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है एक सदस्यीय संस्था है। इसके अंदर एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श के तहत होती है, या वो खुद करते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सलाह से वहाँ के। तो दूसरी बात यहाँ पे अगर बात करते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त में वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है जिनको 7 साल तक ACS के पद तक कार्य करने का अनुभव हो। और रिसेंटली हमारे राजस्थान इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह मेहरा, ये भी राजस्थान इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं। और अगर आप प्रथम राजस्थान इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इन राजस्थान। दूसरी बात, अमर सिंह राठौड़ के बाद आपको याद रखनी है अभी प्रेम सिंह मेहरा हैं। दूसरी बात, इस स्टेट इलेक्शन कमीशन के क्या काम है, इसके बारे में क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, इट वर्क्स अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दिस इज राइट, ये चुनाव के, ये मुख्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में काम करता है। इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, दैट इज 100% राइट। सेकंड, स्टेट इलेक्शन कमीशन रीअपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री द्वारा ये नियुक्त होता है। एंड ऑप्शन 3 कह रहा है आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA गिव्स द सुप्रीडेंसेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज टू स्टेट इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 243 के और 243 ZA अधीक्षण की दिशा और नियंत्रण, मतदाता की सूची तैयार करना, उसके संबंध में और सभी चुनावों के संचालन में पंचायत और नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, उसके संचालन में ये एग्जीक्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर तो एक ये ऑप्शन 3 भी है, बट ये गलत है कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ये मुख्यमंत्री द्वारा अपॉइंट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर आपको दिख रहा है ऑप्शन 2 इसके अंदर इनकरेक्ट है। तो राइट कौन सा होगा? बी ऑप्शन सी है, ओनली 1 एंड 3। एक तो 1 एंड 3, दिस इज राइट आंसर। और जो सेकंड ऑप्शन है ये इसके अंदर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। राज्य विधानमंडल के में निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है, या डिसीजन की बात की है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। मनी बिल के बारे में बात की है कि इसका फाइनल, इसको निर्धारण कौन करता है, कौन इसका फाइनल डिसीजन लेता है कि ये जो पर्टिकुलर बिल आया है ये मनी बिल या धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अध्यक्ष। सेकंड है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। थर्ड है चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष। या फोर्थ है लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है मेजोरिटी मिली उसके अध्यक्ष। तो आपको यहाँ थोड़ा बताता हूँ कि व्हाट इज मनी बिल। धन विधेयक हिंदी में कहा जाता है धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? एक्चुअली धन विधेयक का इसके अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 110 इसके अंदर धन विधेयक की बात की गई। धन विधेयक एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपका बिल है वो एग्जैक्टली अगर आपके टैक्सेशन से रिलेटेड है, टैक्स कम करना, टैक्स शिफ्ट करना, टैक्स बढ़ाना, ये जो टैक्सेशन कर से संबंधित चीज़ें वो मनी बिल के अकॉर्डिंग होती है। दूसरी बात, मनी बिल के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट लोन लेती है उसको रेगुलेट करना, ये सब चीज़ें मनी बिल के अंदर आती हैं। और मनी बिल का फाइनल डिसीजन लेता है विधानसभा अध्यक्ष। और आपका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के अध्यक्ष निर्धारित करते हैं कौन सा बिल धन विधेयक है या नहीं, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अध्यक्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। राज्य विधानसभा के बारे में विचार कीजिए। इसका समय काल होता है 5 वर्ष। दूसरा, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है और राज्यपाल के इसके विघटन का अधिकार है। आपको यहाँ ध्यान रखना है इसका कौन सा कथन सही है। यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है और आप स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212 इसके अंदर राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। और आर्टिकल 160 सेज इटसेल्फ कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल होगा और इस विधानमंडल के अंदर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद इसके पार्ट होंगे। 168 का अकॉर्डिंग इसके अंदर विधानमंडल की बात की है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान यहाँ पे धारासभा होती थी और प्रतिनिधि सभा, बाई कैमरल यहाँ पहले भी था। धारासभा एक तरीके से लोअर हाउस, प्रतिनिधि एक तरीके से अपर हाउस। और धारासभा क्या थी, जब राज्य के अंदर अजमेर मेरवाड़ा की जो रियासतें ये अंदर राजस्थान के अंदर नहीं मिले हुई थी, डिसॉल्व नहीं हुई थी, उससे पहले वहाँ 30 मेंबर की अलग धारासभा चलती थी। तो राजस्थान में पहले द्विसदनीय, बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान ये चीज़ें थी। और अभी हमारा यहाँ पे यूनिकैमरल है, यहाँ पे एक सदनीय है, यहाँ पे ओनली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और यहाँ की विधानसभा ने रेजोल्यूशन पारित कर संसद को भेजा भी है विधान परिषद के लिए, पर वो भी मंजूर नहीं किया गया है। तीसरी बात, विधान परिषद भारत के अंदर कहाँ है, आपको ध्यान रखना है। पहले 7 स्टेट में थी, बाकी जम्मू कश्मीर अब यूटीज बन गया, तो उसको हटा के 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट में आपका हो गया यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 स्टेट यहाँ पे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तीसरी बात कि यहाँ पे जो विधान परिषद हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है और यहाँ पे बात की गई राज्य विधानसभा में। तो हम विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं, इसके अंदर कौन सा राइट आंसर है। फर्स्ट है, इसका समय काल 5 साल होता है, ये राइट आंसर है। इसकी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, डायरेक्टली इलेक्शन होता है। राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 174 के अकॉर्डिंग इसका डिसॉल्व कर सकते हैं। गलत कौन सा है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, सीएम अध्यक्षता नहीं करते। विधानसभा अध्यक्ष का पद ही अलग होता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उनकी अध्यक्षता करता है। और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कैसे होता है, एक सदस्य आपस में मिलकर इसको आपस में चुन लेते हैं, ये स्पीकर बनेंगे और ये डिप्टी स्पीकर बनेंगे। दूसरी बात, ये जो विधानसभा अध्यक्ष है उनके पास पावर है कि कोई विधेयक, धन विधेयक है नहीं, उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये खुद विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो निर्णायक मत का उपयोग करते हैं। निर्णायक मत का प्रयोग कैसे करेंगे, अगर कोई विधेयक है जिसके ऊपर डाई हो रहा है, यानी कहने का मतलब एक तरीके से ड्रॉ हो रहा है, टाई हो रहा है या ड्रॉ हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फाइनल इनका जो जजमेंट है, फाइनल वोटिंग में विधानसभा अध्यक्ष पार्ट ले सकते हैं। तीसरी बात, इनकी कोई शपथ नहीं होती, कोई ओथ नहीं होती और त्याग पत्र एक दूसरे को, रिजाइन लेटर भी एक दूसरे को देते हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को देगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 134, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। सीधा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ए है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग, सी केंद्रीय संसद और राज्य विधानसभा। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि आर्टिकल 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 243 के और 243 ZA, इसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन के गठन की बात की गई है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो राज्य के अंदर पंचायती और नगरीय निकायों के चुनाव के लिए ट्रांसपेरेंसी के साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पे ये राज्य निर्वाचन आयोग का आर्टिकल 243 के और 243 ZA के तहत यहाँ पे गठन किया गया है। और राज्य निर्वाचन आयोग के हमारे अध्यक्ष हैं अभी प्रेम सिंह मेहरा। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। द पंचायती राज सिस्टम वाज द फर्स्ट सिक्वेंशियली एडोप्टेड एज द फॉर्म ऑफ लोकल रूरल गवर्नमेंट। यानी बात की गई जब पंचायती राज प्रारंभ हुआ, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद इसको किन स्टेटों ने फर्स्ट पहले इसको इम्प्लीमेंट किया, कहाँ पे इसका पहली बार, कहने का मतलब उद्घाटन हुआ। यहाँ पे आपको 2 राज्यों का चुनाव करना है जिसको फर्स्ट और सेकंड रैंक पर जिन्होंने इसको ऑप्ट किया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और डी है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है। यू हैव 10 सेकेंड, प्लीज चेक इट आउट, व्हाट इज द राइट आंसर।
सो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर है इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। एक्चुअली जब पंचायती राज शासन का पंचायती जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, पंचायती राज इम्प्लीमेंट हुआ था, राजस्थान ने सबसे पहले नागौर के बगदरी जो गांव है वहाँ से इसको इम्प्लीमेंट या उद्घाटन किया था 1959 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले राजस्थान ने किया, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने किया। तो राइट आंसर आपका राइट है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, निम्न में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 165 सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 233 द पावर ऑफ इशू द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सा इनकरेक्ट है उस स्टेटमेंट के अंदर। तो हिंदी मीडियम में हम देख रहे हैं आर्टिकल 153 अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात की गई, ये सही है या नहीं? दूसरा आर्टिकल 165 के बारे में बात की, सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्टेट यानी राज्य के जो महाधिवक्ता है उसके बारे में बात है। आर्टिकल 155 में बात की अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की नियुक्ति के बारे में। और आर्टिकल 233 में कहा है द पावर ऑफ इशू द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। तो ये तो सब सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, पर जो इनकरेक्ट है वो है आर्टिकल 233 द पावर ऑफ इशू द ऑर्डिनेंस ऑफ द गवर्नर। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब ऑर्डिनेंस की बात हो रही है तो ऑर्डिनेंस का मेंशन है राज्यपाल के संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस की बात करता है, और प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो आर्टिकल 123, ये आपको याद रखना है। और व्हाट इज ऑर्डिनेंस, अगर केंद्र के संदर्भ में देखें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर, अगर कोई पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं चल रहा है या कोई भी सेशन नहीं चल रहा है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि बहुत इमीडिएट इंपॉर्टेंस है किसी चीज़ पर एक्ट बनाने की, कानून बनाने की, तो उस समय वो ऑर्डिनेंस ले आते हैं। और ऑर्डिनेंस इस तरह प्रभावी होता है जैसे संसद के अंदर किसी बिल को बनाया जाता है, किसी एक्ट को बनाया जाता है, कानून को बनाया जाता है, और जब तक संसद उसके अंदर सत्र में नहीं है और वापस आ जाती है तो मिनिमम 6 वीक और 6 मंथ मैक्सिमम, इसके अकॉर्डिंग इसको पारित कराना आवश्यक है। और इसी बीच राष्ट्रपति चाहें तो इसको वापस भी ले सकते हैं 7 डेज में। अगर हम बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर के अंदर उनके पास भी पावर है आर्टिकल 213 के तहत कि वो ऑर्डिनेंस से अध्यादेश जारी कर सकें। अध्यादेश कब जारी करेंगे? जब विधानसभा सत्र में नहीं हो और राज्यपाल इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ठीक है। और अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस के अंदर ऐसे कोई तथ्य ऐसे बिल हैं जो राष्ट्रपति के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो संविधान से संबंधित हो, तो वहाँ पे उनको राष्ट्रपति की संस्तुति की भी आवश्यकता है। तो आर्टिकल 213 रिलेटेड टू गवर्नर्स ऑर्डिनेंस पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस ऑफ गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन बात की है, कथन और कारण की बात की है। फर्स्ट ए बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। रीजन आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। यहाँ हिंदी में कहें तो कथन और कारण की बात की गई है। कथन या ए में कहा गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार द सेम पर्सन कैन नॉट बी फंक्शन एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, कि एक व्यक्ति को वापस 2 या अधिक राज्यों के अंदर राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी बात रीजन बताया गया है, कारण बताया गया है। आर्टिकल 153 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शेल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। आपको इसमें से याद करेक्ट करना है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको इन चारों में से राइट लगाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। यू हैव 10 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ए इज फॉल्स और आर इज ट्रू। ए फॉल्स क्यों होगा, ए गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ बात की गई संविधान के अकॉर्डिंग सेम पर्सन कैन नॉट बी फंक्शन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। ये एक्चुअली गलत है, संविधान में ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1956, उसके तहत एक प्रोविजन है कि एक व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ए इटसेल्फ रॉन्ग। और सेकंड है आर्टिकल 153 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, आर्टिकल 153 कहता है संविधान का कि देयर शेल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के अंदर गवर्नर होगा। ये एक्चुअली राइट ही है। तो यहाँ पे ए फॉल्स है, आर ट्रू है। दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर में। आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास क्या शक्तियाँ, ये पूछा गया है। विद होल्ड हिज असेंट टू बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा बिल पे कहने का मतलब जो स्वीकृति है उसको रोक लेने का। सेकेंड है, रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि अगर राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देना। ऑप्शन 3 है, रिटर्न अ बिल अदर देन मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, मनी बिल को छोड़कर दूसरे बिल को विधानसभा के अंदर पुनर्विचार के लिए वापस सौंप देना। तो इसके अंदर से बात की जा रही है कि करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको बताना है इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या है। अगर आप फर्स्ट देखें ऑप्शन, विद होल्ड हिज असेंट टू बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये तो बात सही है कि अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर से विधानसभा से कोई भी बिल आया तो उसकी स्वीकृति को रोक सकता है। सेकेंड बात है, रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है कि राष्ट्रपति के लिए विधानसभा द्वारा पारित बिल को वो आरक्षित कर सकता है। तो ऑप्शन 2 भी राइट है। ऑप्शन 3 है, रिटर्न अ बिल अदर देन मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेचर, रिटर्न अ बिल, कोई भी बिल अगर मनी बिल के दूसरा है, मनी बिल के अलावा है, उसको वापस पुनर्विचार के लिए रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 सही है, और 1 और 2 और 3 भी सही है। अगर मनी बिल नहीं होगा तो पुनर्विचार के लिए वो रोक वापस वहाँ पे भेज सकता है विधानसभा के अंदर। तो आर्टिकल इसके अंदर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। क्योंकि जब भी ये विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, उसको अगर वो राज्यपाल के पास जाते हैं तो राज्यपाल के पास 3 पावर होती हैं, या तो इसको स्वीकृति कर दें, इसको एक्सेप्ट कर दें, या इनको रोक लें, या विथड्रॉ कर लें, या इनको पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा के पास भेज लें। अगर विधेयक साधारण विधेयक है और इनको पुनर्विचार के लिए भेजा है, अगर वापस इस संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ती है। और साधारण विधेयक के साथ धन विधेयक के संदर्भ में अलग चीज़ होती है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में अलग चीज़ होती है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपको याद रखना है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 22, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता या नियुक्त नहीं किया जा सकता। फर्स्ट है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, बिल्कुल राइट है, मंत्री परिषद को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, यहाँ ये ऑप्शन सही है। स्टेट एडवोकेट जनरल, राज्य महाधिवक्ता, राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, स्टेट एडवोकेट हैं, उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। उसके बाद है स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी, डीजीपी की नियुक्ति गवर्नर नहीं करते हैं, ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, जो राज्य के पुलिस का सबसे जो हेड है, यानी कह सकते हैं एपेक्स पॉइंट है डीजीपी, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, ये यहाँ पे राज्यपाल नहीं करते हैं। और मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी भी राइट है कि राज्यपाल इनकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति करते हैं, अध्यक्षों की। तो ये 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, 3 रॉन्ग आंसर है। तो आपको याद रखना है स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of following constitutional amendment made it possible to appoint one person to hold the office of the governor in 2 or more states in simultaneously, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान के कौन से संशोधन के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट 1956, 42nd अमेंडमेंट 1976, 43rd अमेंडमेंट 1977 या 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन का 7th अमेंडमेंट, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के अंदर ये प्रोविज़न है कि एक व्यक्ति वन पर्सन कैन अपॉइंट एज 1 और 2 मोर स्टेट्स, यानी एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 7 कॉन्स्टिट्यूशन 1956 7वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग ये प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में सर्वप्रथम किस समिति ने ऑम्बड्समैन जैसी निष्पक्ष जांच संस्था के गठन की सिफारिश की थी? विच कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटिव बॉडी लाइक ऑम्बड्समैन इन राजस्थान? दिस क्वेश्चन
रेफर्स टू कॉन्टेक्स्ट इन राजस्थान। राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर ओम्बड्समैन जैसी संस्था को नियुक्त करने के लिए किसने रिकमेंडेशन दी थी। तो सबसे पहले यहाँ कमेटी के नाम है अशोक मेहता कमेटी, सेकंड हरलाल सिंह खर्रा कमेटी, थर्ड है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति और इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं जो ओम्बड्समैन मैंने आपको बताया इस तरीके से लोकायुक्त कहा जाता है राज्य में, और ये लोकायुक्त हैं, ये राज्य में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है, करप्शन है या और भी लोक सेवक जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं इसको हाईलाइट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन लेती है, उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन होता है, नंबर 1। दूसरी बात लोकायुक्त की बात की, स्वीडन के शब्द ओम्बड्समैन से लिया गया जिसका अर्थ है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जनता के प्रतिनिधि। थर्ड बात की गई है ये सब चीज़ें चल रही थी जब भारत में 1966 में मोरारजी देसाई की यहाँ पे मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस बात को लाया गया था उनकी गवर्नमेंट में, और कहा गया था, उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि लोकायुक्त को या लोकपाल को लाना बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर जो करप्शन और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सेंसिटिव होकर इसको लाना चाहिए जब ये एक्ट वहाँ पे या ये इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे सिफारिश मानी नहीं गई। बात करते हैं राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, तो 1963 के अंदर हरीशचंद्र माथुर, यहाँ पे नाम लिखा होगा, हरीशचंद्र माथुर नहीं है, हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ARC हुई थी। उस कमेटी के अंदर यहाँ ओम्बड्समैन की या लोकायुक्त के निर्माण की बात की गई थी, और लोकायुक्त जो शब्द है वो LM सिंघवी, प्रसिद्ध कानूनविद हैं, LM सिंघवी ने लोकायुक्त की बात की थी, और राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति ने ओम्बड्समैन को राजस्थान में गठन करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विभाग के प्रभारी मंत्री को उचित परामर्श करना एवं सरकारी निर्णयों व नीतियों के अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित कराने का कार्य कौन करता है। यहाँ किसकी बात की जा रही है। हु डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर एडवाइस टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट एंड गेटिंग द गवर्नमेंट डिसीजन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल ऑफिस एट द अर्लीस्ट। यानी विभागों के प्रभारी मंत्री को उनको बराबर उनको गाइड करना, परामर्श देना, और दूसरे उनके जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट करना वो कौन करता है। फर्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष, सेकंड शासन सचिव, थर्ड मुख्यमंत्री सचिव और डी मुख्यमंत्री। तो एक्चुअली काफ़ी ये स्ट्रेट क्वेश्चन है और इसका आंसर है शासन सचिव। जो भी हमारे सचिवालय हैं उसमें पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी होते हैं, शासन सचिव, उप शासन सचिव, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, इंचार्ज मिनिस्टर है, उनको बराबर टाइम इनको गाइड करते हैं, उनको परामर्श एडवाइस देते हैं कि इस तरीके से इस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है ग्रास रूट पे। तो इस तरीके से हमारी 21 क्वेश्चन की सीरीज़ अब कंप्लीट होती है। अगर इसके अंदर आप थोड़ा सा डिस्कस करना चाहें तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके अंदर अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जिससे आप समझ सकते हैं इधर की ओर तो होता है जेल प्रशासन, सेकंड होता है इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर, और थर्ड होता है रेवेन्यू। तो इसका सेटअप ऐसा होता है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली गवर्न बाय डिविजनल कमिश्नर, और डिविजनल कमिश्नर के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे ADMs होते हैं, ADM सिटी और ADM एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, ये होते हैं। जैसे आप डिविजनल कमिश्नर के नीचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नीचे ADM, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो SP के नीचे ASP, फिर DYSP, उसके बाद आपके सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ये तो बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की बात करें तो SDM होते हैं, SDO होते हैं, SDO के नीचे तहसीलदार, फिर उसके नीचे होते रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी। इसी तरह का अगर विकास की बात करें, विकास प्रशासन होता है, डेवलपमेंट के थ्रू CO होते हैं, CO के बाद एडिशनल CO या डिप्टी CO होते हैं, उसके बाद BDO होते हैं, असिस्टेंट BDO होते हैं, एडिशनल BDO होते हैं, फिर उसके बाद VDO होते हैं। इस तरीके का पूरा ये फंडामेंटल फ्रेमवर्क है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फ्रेंड, आज की क्वेश्चन सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट भी मिलते रहेंगे अलग अलग सेशन के साथ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं
उसको लेके मैं आपके पास आता रहूँगा। और इसके साथ साथ हम जो पढ़ रहे हैं उससे और भी आप ट्राई कीजिएगा, और भी आप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको एक बुक के थ्रू या पब्लिकेशन के थ्रू अप्लाएं और उसको सॉल्व करें। जितना आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है, उससे सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही ये सब टैग और नॉन टैग के वीडियोस आपको क्लासेस मिलेंगी। ये सबके लिए फ्री है, आप इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वर्क हार्ड, वर्ड इज़ योर्स। थैंक्स।